मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है अकाउंटेंसी का उसके बारे में समझा था। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि 60 नंबर का जो पार्ट ए होता है उसमें एक जो मेन कॉन्सेप्ट है या कह सकते हैं कि एक मेन एलिमेंट है साझेदारी। तो साझेदारी टोटल हमने उस दिन बात की थी, तो 25 मार्क्स जो है वो कवर करता है। इस 25 मार्क्स में से भी जो सबसे पहला टॉपिक है जिसको हम साझेदारी मूलभूत लेखांकन इसको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। ये अकेला टॉपिक 5 मार्क्स का है। सबसे पहला टॉपिक है ये साझेदारी का जो 5 मार्क्स कवर करता है। मैंने आपको उस दिन ये भी बताया था कि आपको ये भी बताया जाएगा कि किस चैप्टर में से बोर्ड की परीक्षा में कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको तैयारी उसी के हिसाब से करनी है। तो अगर इस चैप्टर की हम बात करें साझेदारी मूलभूत लेखांकन की, तो इसमें से 1 मार्क का एक सवाल और एक सवाल इसमें से 4 नंबर का आएगा। ये जो पहला सवाल होगा ये थ्योरेटिकल होगा, मतलब एक लाइन में इसका आपको आंसर करना है, और ये 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। इस तरीके से इसके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आज हम साझेदारी के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक बात क्या है कि मैंने आपको उस दिन भी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अब तक आपने 11th क्लास में जो अकाउंट्स पढ़े थे वो इंडिविजुअल के अकाउंट थे, किसी व्यक्ति के खाते थे, जिसमें आप ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बना करके किसी भी व्यक्ति का, किसी संस्थान का प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन करते थे। अब क्या हुआ कि व्यापार करने का ही एक तरीका है साझेदारी। आपने ये शब्द सुना होगा साझेदारी, जिसको हम अंग्रेजी में पार्टनरशिप बोलते हैं। सभी ने ये शब्द सुना है। अब बात आती है कि ये साझेदारी के बारे में हम अलग से क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक बात क्या होती थी कि वहां पे सोल प्रोप्राइटर जो होता था उसमें एक व्यवसाय का एक ही मालिक होता था। अब उस एक मालिक को प्रॉफिट हो तो भी उसी का ही होता था और लॉस होगा तो भी उसी का ही होता था। अब यहाँ क्या है कि जैसे आपने नाम सुना है साझेदारी, तो साझेदारी में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो अब सबसे पहले हमको बात करनी पड़ेगी कि ये साझेदारी होती क्या है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि साझेदारी क्या है कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा संबंध है जिसमें वो किसी ऐसे बिजनेस के या किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ हानि को आपस में बांटते हैं जो व्यवसाय या तो वो सब मिल करके चलाते हो या उनकी तरफ से कोई एक चलाता हो। तो बात क्या निकल करके आई साझेदारी में कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। कितने व्यक्ति होते हैं? 2। अब बात करेंगे कि इस पे अधिनियम कौन सा लागू होता है। तो इस पे अधिनियम जो लागू होता है वो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो ये जो व्यवसाय है साझेदारी, इसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के जो प्रावधान होते हैं वो लागू होते हैं। अब इन प्रावधानों के अंतर्गत ये साझेदारी वास्तव में होती क्या है, तो इसके बारे में अगर इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय साझेदारी अधिनियम में इसकी यही परिभाषा दी गई है कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी ऐसे संबंध को कहते हैं जिसमें वो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। वो व्यवसाय या तो वो सब मिलकर के चलाते हो या उन सब की तरफ से कोई एक चलाता हो। तो अब इसी से आप साझेदारी की कुछ विशेषताएं भी बना सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि साझेदारी में क्या विशेषताएं होती है, तो साझेदारी में क्या विशेषता होती है कि साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं? 2। इसके बाद में इनके मध्य कोई व्यवसाय होना जरूरी है, क्योंकि वो किसके लाभ हानि को बांट रहे थे? किसी व्यवसाय के लाभ हानि को। तो कम से कम कितने व्यक्ति? 2। तो जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी ऐसे व्यवसाय के किसको बांटते हैं? लाभ हानि को। तो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ हानि को आपस में बांटते हैं, और वो बांटते भी किस प्रकार से है? उनके द्वारा जो निर्धारित अनुपात होता है उस अनुपात में इस लाभ हानि को बांटा जाता है। इसके बारे में मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि साझेदारी एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है। जैसे मान लीजिए ये 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। ये तीनों मिलकर के कोई व्यापार करते हैं
और उस व्यापार को तीनों मिलके चलाते हैं, और इस व्यापार से जो भी लाभ हानि होगा उसको ये तीनों आपस में बांटते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि तीनों बराबर बराबर बांटेंगे या किसी अन्य अनुपात में बांटेंगे, तो इनके बीच जो भी मेमोरेंडम होगा या कह सकते हैं कि जो भी समझौता होगा उस समझौते के द्वारा जो है ये आपस में बांटा जाएगा। तो दोबारा अगर मैं बात करूं तो साझेदारी क्या है? साझेदारी दो या दो से अधिक। अब अधिक की भी इसमें एक सीमा है। क्या सीमा है? कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के जो प्रावधान है वो ये कहते हैं कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स किसी फर्म में हो सकते हैं। मतलब अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं? 50। लेकिन अगर कोई व्यवसाय बड़ा है और 50 उनको पूंजी की अधिक आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार की परमिशन से इसकी संख्या को 100 तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि साझेदारी में कम से कम कितने साझेदार होते हैं, तो कम से कम तो 2 होते हैं, और अधिक से अधिक वैसे तो 50 होते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले रखी है हमने, या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से इसको 100 तक बढ़ाया जा सकता है। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। ठीक है। तो साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक ऐसा संबंध है, जैसे अब ये 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। अब ये कोई बिजनेस करते हैं, मतलब इनके बीच में एक व्यवसाय है। उस व्यवसाय से क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा व्यवसाय का? साल भर के अंत में या तो लाभ होगा या हानि होगी। तो जो भी लाभ हानि होगा उसको ये किसी अनुपात में बांट लेंगे। तो ये इन तीनों के बीच में जो संबंध है, इस संबंध को ही क्या कहा जाता है? साझेदारी। ठीक है। वापस एक बार मैं क्लियर कर देता हूं कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य कोई एक ऐसा संबंध है जिसमें किसी व्यवसाय के लाभ हानि को आपस में बांटा जाता है। अब बात आती है कि ये जो व्यवसाय है वो या तो ये सब मिल करके चलाते हो या इन सब की तरफ से कोई एक चलाता हो, तो इसको तो हम साझेदारी कहते हैं। अब बात आती है कि ये ए को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे और सी को क्या बोलेंगे। तो ये सभी जो है वो साझेदार कहलाते हैं। जो व्यक्ति साझेदारी के संबंध में कोई पार्ट प्ले करते हैं, कोई रोल रखते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? साझेदार। हिंदी में इंग्लिश में इसको हम पार्टनर बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि किस नाम से व्यवसाय करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एबीसी है, इन्होंने अपने बिजनेस का नाम रख रखा है ABC एंड ब्रदर्स। तो ये इनकी फर्म है। मतलब जिस नाम से साझेदार व्यापार चलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फर्म। तो आज के कॉन्सेप्ट में आप इन चीजों को क्लियर करें। सबसे पहले कि साझेदारी जो है वो टोटल 25 नंबर की है। 25 नंबर में से 5 नंबर का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मूलभूत लेखांकन। जो परेशानी आई है, नई जो चीज आई है, वो नई चीज क्या है? तो उसके लिए नई चीज को समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं। हम पढ़ना चाहते हैं साझेदारी। ये साझेदारी पार्टनरशिप होती क्या है? तो इसको मैंने आपको बताया कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी ऐसे संबंध को कहते हैं जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, जो व्यापार या तो उन सबके द्वारा या उन सब की तरफ से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। इंडिविजुअली इन सबको अलग अलग रूप में हम साझेदार कहते हैं, और जिस नाम से ये व्यवसाय करते हैं उसको हम फर्म कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये हुआ। इसके बाद आगे की बात करते हैं। ये ए, ये बी और ये सी, ये सभी साझेदार पार्टनर है। ये किसी व्यवसाय के लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। अब बात आती है साझेदारी का जन्म कैसे होता है, शुरुआत कैसे होता है। सबसे पहले इसकी नीड की बात कर लीजिए कि साझेदारी की जरूरत क्या होती है। देखो, पहले अकेला व्यापार कौन कर रहा था? ए, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। एक के पास पूंजी जो होगी वो सीमित मात्रा में हो सकती है, तो एक अकेला व्यक्ति सीमित मात्रा में पूंजी लगा सकता है। अब व्यापार को बढ़ाने के लिए इसको एक्स्ट्रा पूंजी चाहिए, तो अब इसके पास में क्या ऑप्शन है? या तो ये बाहर से किसी से लोन लेगा, लोन लेगा तो इसको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट।
अब इंटरेस्ट एक लाभों का प्रभार है, मतलब चाहे आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन लोन लिया है तो बदले में इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, वो तो जिम्मेदारी हो गई, देना ही पड़ेगा। अगर ये इससे बचना चाहे, अगर ये इससे बचना चाहे, किसी तरह की पूरी लायबिलिटी अपने ऊपर ना ले और व्यापार को भी बढ़ाना चाहता है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये बी को शामिल कर रहा है अपने साथ। अब ए प्लस बी हो गए, ए और कुछ कैपिटल या पूंजी बी लेकर के आया। अब क्या हुआ कि कैपिटल लाने से व्यापार के एक्सपेंशन या बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है। अब बात क्या निकल करके आई कि एक्स्ट्रा पैसा भी किसी को नहीं देना, जो भी प्रॉफिट होगा तो शेयर कर लेंगे, लॉस होगा तो भी शेयर कर लेंगे। तो ये जो है, ये एक बेसिक नीड है साझेदारी की, कि अगर आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं जिसके लिए आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप किसी को साझेदार बना करके व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज होती है, इसके लिए भी साझेदारी के रूप में व्यापार शुरू किया जा सकता है। ए के पास कैपिटल है, बी के पास भी कैपिटल है, सी एक रेस्पेक्टेड पर्सन है समाज का, रेस्पेक्टेड से मतलब जिसकी समाज में जान पहचान है, गुडविल है। अब इन्होंने सोचा कि पैसे तो हम लगाएंगे लेकिन हमारे भरोसे तो ग्राहक ही नहीं आएंगे या व्यापार ही नहीं बढ़ेगा, तो क्यों ना हम सी को साथ में लेकर के व्यवसाय करते। अब तीनों ने मिलकर व्यापार किया, जिससे क्या हुआ, इनके कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट हुआ और इसकी पहुंच से या इसके रेफरेंस से व्यापार ने ग्रो किया। ये कुछ एक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग साझेदारी के रूप में व्यापार करते हैं। अब बात आती है कि साझेदारी का जन्म कैसे होता है। देखिए ध्यान से, जो भी ये पार्टनरशिप है इसका जन्म होता है एग्रीमेंट से। ये शब्द आपने सुना होगा, एग्रीमेंट, जिसको हिंदी में हम समझौता कहते हैं। ये तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी, मिलकर के कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो व्यापार शुरू करने के लिए इनके बीच में कुछ शर्तें, कुछ नियम, या कह सकते हैं कि कुछ बातों पर आपस में ये तीनों सहमत होने चाहिए, और इसी सहमति से जो है वो पार्टनरशिप शुरू होती है। तो बिना समझौते के पार्टनरशिप शुरू नहीं हो सकती। तो कह सकते हैं कि पार्टनरशिप का जो जन्म होता है वो एक एग्रीमेंट से होता है। किससे होता है? एग्रीमेंट से। इसको हिंदी में हम कहते हैं समझौता। क्या समझौता हुआ तीनों के बीच में कि मैं ए बी और सी कितना कितना पैसा लगाएंगे, जिसको पूंजी कहते हैं। ए माल की परचेजिंग करेगा, बी माल को सेल करेगा और सी बाकी की कानूनी कार्रवाइयों की पूर्ति करेगा। तय हो गया ना तीनों के बीच में। क्या तय हुआ कि सबने अपने अपने काम बांट लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो भी व्यापार है इन तीनों के बीच में, वो व्यापार या तो वो सब मिलके चलाते हो, सबकी तरफ से कोई एक चला। तो अगर ये तीनों मिलकर के चलाते हैं तो इन्होंने तय कर लिया कि कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा। तो ये इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया और इसी एग्रीमेंट से पार्टनरशिप शुरू होती है। इसके अलावा एग्रीमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, किस नाम से व्यापार करें, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन साझेदार होंगे, कितनी कितनी पूंजी लगाएंगे, लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, सारी जो शर्तें होती हैं किसी व्यापार के संबंध में, वो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट के थ्रू तय कर ली जाती है। उन शर्तों पर सभी साझेदार सहमत होते हैं तो पार्टनरशिप शुरू होती है, और अगर असहमति है तो पार्टनरशिप शुरू नहीं हो सकती है। अब ये जो एग्रीमेंट है ये दो प्रकार का हो सकता है। एक तो मौखिक और एक लिखित, ठीक है, मीन्स ओरल और रिटन, ठीक है। देखिए, साझेदारों के मध्य कह सकते हैं कि पार्टनरशिप शुरू करने के लिए उनके बीच में क्या होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। अब समझौता कैसा कैसा हो सकता है? मौखिक, मतलब आपस में ये तीनों बैठे
और आपस में एक दूसरे से तय कर लिया कि ये काम ये करेगा, इस तरीके से सारी शर्तें जो है वो तय हो गई और तय होने के बाद ये सभी सहमत हो गए, इन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। तो ये तो जो समझौता था वो कैसा था, मौखिक। अब लिखित समझौता कैसा होता है, जिसमें एक पेपर पे, जो कि एक लीगल पेपर होता है, उस लीगल पेपर पे सारी शर्तें लिखी जाती हैं और सारी शर्तों पर जो भी साझेदार होते हैं वो अपना सिग्नेचर करते हैं और उन शर्तों को मानने के लिए बाध्य होते हैं, तो वो लिखित समझौता कहलाता है। दोनों ही मान्य है। देखिए साझेदारी जो है उस पर अधिनियम लगता है, साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। यह अधिनियम ये कहता है कि साझेदारी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। कैसा है, ऐच्छिक। मतलब आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, साझेदारी अधिनियम में व्यापार शुरू कर सकते हो, आपके मध्य अगर समझौता है तो समझौते से आप व्यापार शुरू कर सकते हो, लेकिन उसी व्यापार को साझेदारी अधिनियम में रजिस्ट्रेशन कराना या नहीं कराना ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप चाहो कि नहीं कराना है रजिस्ट्रेशन तो मत कराओ, और अगर आप चाहते हो कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। मतलब साझेदारी का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। अब इस वजह से देखो, जहां कोई भी चीज अनिवार्य रूप में किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड करानी जरूरी है वहां तो लिखित समझौता चाहिए, क्योंकि बिना लिखित समझौते के रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। लेकिन जहां रजिस्ट्रेशन कैसा है, ऐच्छिक है, तो वहां तो हम मौखिक समझौते से भी व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन मौखिक समझौते में बाद में ये परेशानी आती है कि अगर इन तीनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट के केस में न्यायालय के पास सबूत के रूप में कुछ भी नहीं होता, तब जो है पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि एक अच्छा डिसीजन कोर्ट भी नहीं ले सकता। तो मौखिक समझौते को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। आजकल के जो लोग हैं वो सब एक लिखित समझौता रखते हैं और लिखित समझौते से आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं और साथ साथ अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते हैं तो आपके बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो डिस्प्यूट के केस में कोर्ट द्वारा एक अच्छा डिसीजन दिया जा सकता है। अब बात आती है कि यदि हमने मौखिक समझौता करा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समझौता लिखित है तो इस लिखित समझौते को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि साझेदारी संलेख क्या होता है, इसको अंग्रेजी में हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि साझेदारी संलेख क्या है तो आपका सीधा सीधा जवाब है कि साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है उसको हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख। ठीक है, समझ में आया। इसी कॉन्सेप्ट को आप एक बार रिवाइज करें। अगले वीडियो में हम साझेदारी संलेख को लेंगे कि साझेदारी संलेख क्या होता है और उससे आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।